वो तो अब भी होगा, बल्कि अब तक हो भी चुका होगा। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने हमें उंगली भी लगाई तो फिर तुम्हारे उस शम्स की बेटी दोबारा कभी तुम्हें नहीं मिल सकेगी। मेरे आदमी अब तक उसे अगवा कर भी चुके होंगे। मैं जब रवाना हुआ था उस वक्त मैं अपने खास आदमियों से इस बारे में बातचीत कर रहा था। जिम्मी ने बड़े शैतानी लहजे में कहा तो टाइगर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा और फिर उसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रूडी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही रूडी की आवाज सुनाई दी। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही दबा हुआ था इसलिए रूडी की आवाज कमरे में वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। टाइगर बोल रहा हूँ रूडी, क्या हुआ काम का? टाइगर ने पूछा। हो गया है काम, रूडी ने बड़े सुकून भरे लहजे में कहा। मुकम्मल काम हुआ है या? टाइगर ने पूछा। रूडी कैसे नामुकम्मल काम कर सकता है? दूसरी तरफ से कहा गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? टाइगर ने पूछा। अरे नहीं, गुंडों की लड़ाइयाँ गली मोहल्लों में होती रहती हैं और गुंडे इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होना है? रूडी ने जवाब दिया। ओके ठीक है, कल मुलाकात होगी और तुम्हारा मुआवजा भी तुम्हें मिल जाएगा। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया तो टाइगर ने भी ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इस रूडी ने क्या काम किया है? किंग मार्थर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम्हारी वीडियो कैसेट्स वाली दुकान जिसका नाम रेड लाइन है जला दी गई है। तुम्हारे उस छोटे भाई को गोली मार दी गई है जिसने शम्स के बेटे को जख्मी किया था और तुम्हारे घर में मौजूद उन लोगों को जो शम्स की बेटी को अगवा करना चाहते थे हलाक कर दिया गया है और घर को भी आग लगा दी गई है। बस इतना सा काम किया है उसने। टाइगर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? उन दोनों भाइयों ने यकलक चीखते हुए कहा। किसी शरीफ आदमी की बेटी को इसलिए अगवा करना कि उसे इंसान नुमा भेड़ियों के हवाले कर दिया जाए इंतहाई संगीन जुर्म है और इसको रोकने के लिए मैं इससे भी बड़ा काम कर सकता हूँ। मैंने जिम्मी को समझाया था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ये समझ रहा था कि किंग मार्थर उसका भाई दारुल हुकूमत का वाकई किंग है। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। ओ वेरी बैड, मैं तुम्हारा इबरतनाक अंजाम करूंगा, इंतहाई इबरतनाक। किंग मार्थर और जिम्मी दोनों ने चीखते हुए कहा और फिर उन दोनों के मुंह से मुगलजात निकलना शुरू हो गई। वो इस तरह अपने जिस्मों को हरकत दे रहे थे जैसे रॉड्स को तोड़ डालेंगे। सैफ, टाइगर ने सैफ से कहा। यस बॉस, सैफ ने कहा। इस किंग मार्थर को गोली मार दो, टाइगर ने कहा। यस बॉस, सैफ ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही किंग मार्थर के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। गोलियों ने उसे छलनी कर दिया था जबकि जिम्मी यकलक खामोश हो गया था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और आंखों से खौफ टपकने लगा था। शायद उसे अब एहसास हुआ था कि उसे भी इसी तरह मारा जा सकता है। हाँ तो जिम्मी, अब तुम बताओगे कि वो लोग कौन हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं? बोलो वरना। टाइगर ने इंतहाई करक लहजे में कहा। क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? जिम्मी ने चौंक कर पूछा। अगर तुम सच सच सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, टाइगर ने कहा। मुझे ये तो नहीं मालूम कि कौन ये धंधा करता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मारियाना होटल का मैनेजर कास्टर इस धंधे में मुलविस है। मैंने पहले भी कई बार उसे लड़कियां सप्लाई की हैं और उससे भारी रकूमत वसूल की है। उसने मुझे बताया था कि ये लड़कियां काली फिल्मों के बनाने में इस्तेमाल होती है, जिम्मी ने कहा। लेकिन फिल्में कौन बनाता है? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बड़े लोग ही बनाते होंगे क्योंकि ये फिल्में पूरे मुल्क में तो क्या बैरून दुनिया में भी फरोख्त होती हैं, जिम्मी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा भाई इस धंधे में मुलविस था, उसे तो मालूम होगा कि ये फिल्में कहाँ से मिलती है, टाइगर ने पूछा। यहाँ एक एजेंट है जिसका नाम दादा रुस्तम है, वो इन फिल्मों का एजेंट है। पूरे दारुल हुकूमत में वो और उसके आदमी ये फिल्में सप्लाई करते हैं, बस मुझे इतना मालूम है, जिम्मी ने जवाब दिया। कहाँ रहता है ये दादा रुस्तम? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है, जिम्मी ने कहा। ओके, टाइगर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। सैफ, टाइगर ने सैफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, सैफ ने कहा। मैं जा रहा हूँ, तुम इसे हलाक करके इन दोनों की लाशें बर की भट्टी में डाल देना और हाँ, किंग मार्थर की कार को भी कहीं दूर ले जाकर छोड़ देना, टाइगर ने कहा। तो जिम्मी ने चीख चीख कर टाइगर को उसका वादा याद दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा कि मैं अपने हाथ से तुम्हें गोली नहीं मार रहा। वैसे तुम जैसे आदमियों को जिंदा छोड़ना माशरे पर जुल्म करना है, तुम इंसान तो क्या सिरे से आदमी ही नहीं हो, टाइगर ने कहा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट और जिम्मी की चीखों से गूंज उठा, लेकिन टाइगर रुका नहीं और थोड़ी देर बाद उसकी कार कोठी से निकलकर तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसका रुख कैंट की तरफ था। वो दरअसल ये देखना चाहता था कि रूडी ने अपना काम दुरुस्त तौर पर किया है या नहीं, और उसके साथ साथ वो शम्स से भी मिलना चाहता था ताकि उसे बता सके कि अब उसे वहाँ कोई खतरा नहीं है।
इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने दुआ सलाम के बाद कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। ये चौहान किस तरह जख्मी हुआ है इमरान साहब? क्या कोई केस शुरू हो गया है? ब्लैक जीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। नहीं, केस तो नहीं शुरू हुआ, अलबत्ता एक देहाती लड़की को गुंडों ने अगवा किया है और उसे बरामद करना है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और फिर उसने फोन कॉल आने से लेकर वापस दारुल हुकूमत आने तक की सारी तफसील बता दी। ओ वेरी सैड, ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है? इस कदर भयानक और इंसानियत सोच जुराइम, ब्लैक जीरो ने गुस्सेले लहजे में कहा। माशरा तेजी से गुमराही की तरफ जा रहा है। यहाँ दौलत परस्ती शुरू हो गई है और जिस माशरे में दौलत की परस्ती शुरू हो जाए वहाँ ऐसा ही होता है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, वो विक्टर पहुंच गया है राना हाउस में, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, शहर में ना ही कोई जिशान रोड है और ना कोई ताजो होटल। हम आधी रात तक मारे मारे फिरते रहे हैं, बेशुमार लोगों से भी मालूम किया है, लेकिन कोई जानता ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कि सुबह आपसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान चौंक पड़ा। ओह वेरी सैड, मैं तो यही समझकर मुतमईन हो गया था कि तुमने और जवाना ने रात को ही उस विक्टर को पकड़कर उस लड़की को बरामद भी कर लिया होगा और उसे वापस उसके गांव पहुंचा भी आए होगे, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। अगर उस जगह का पता चल जाता बॉस तो हम ऐसा ही करते, जोसेफ ने कहा। हूँ ठीक है, अब मुझे टाइगर से बात करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। और रिसीवर रखकर उसने ट्रांसमीटर अपनी तरफ खिसकाया और फिर तेजी से उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम इस वक्त, ओवर, इमरान ने पूछा। लॉर्ड होटल में बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ये तुम जिशान रोड पर किसी ताजो के होटल के बारे में कुछ जानते हो, ओवर, इमरान ने पूछा। जिशान रोड, ताजो का होटल? नहीं बॉस, मैं तो नहीं जानता, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। इस होटल में एक आदमी विक्टर को हमने तलाश करना है, तुम उसे तलाश करो और जब तुम्हें उसके बारे में मालूम हो तो मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करके बताना, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हो सकता है कि उस सलामों ने झूठ बोला हो, ब्लैक जीरो ने कहा, क्योंकि इमरान उसे पहले ही तफसील बता चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि इस बारे में इमरान को सलामों ने बताया था। नहीं, जिस वक्त उसने ये बात की थी तो उसका लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी पुरानी आबादी में हो। बहरहाल टाइगर उसे तलाश कर लेगा, वो इस मामले में खासी महारत रखता है, इमरान ने जवाब दिया। वैसे इमरान साहब, ऐसी फिल्में यहाँ कोई ना कोई तो सप्लाई करता होगा और पुलिस को भी यकीनन उसका इल्म होगा, फिर इस मकरू धंधे को खत्म क्यों नहीं किया जाता, ब्लैक जीरो ने कहा। वही दौलत परस्ती, पुलिस अपना हिस्सा वसूल कर लेती होगी। बहरहाल मैं इस लड़की को बरामद कर लूं, इसके बाद 4 स्टार्स को ये केस रेफर कर दूंगा और फिर उसका खात्मा होगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। इमरान ने ट्रांसमीटर पर अपनी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी थी ताकि टाइगर कॉल करे तो वो उसे रिसीव कर सके। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस, अली इमरान अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर, इमरान ने कहा। बॉस, मैंने जिशान रोड और उस पर ताजो के होटल को तलाश कर लिया है। ये जिशान रोड दरअसल मोहल्ला पुरानी सराय की सड़क है, लेकिन जिशान रोड उसका नया नाम है। उसका कदीम नाम फिल्म वाली सड़क है और नया नाम बहुत कम लोग जानते हैं। बहरहाल यहाँ ताजो का होटल भी है। ताजो एक थर्ड क्लास गुंडा है। मैंने उससे विक्टर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विक्टर कभी कभार यहाँ आता है, वरना आमतौर पर वो नदपुरा मोहल्ले के एक होटल जो बाबा टेलो का होटल के नाम से मशहूर है वहाँ होता है, लेकिन ये भी आम सा गुंडा है, ओवर, टाइगर ने कहा। फिर तुमने वहाँ मालूम किया है इसके बारे में, ओवर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, मैं वहाँ से सीधा नदपुरा मोहल्ला गया और वहाँ के होटल से मालूमात की है तो पता चला कि विक्टर इन दिनों किसी दूसरे शहर गया हुआ है और 4 रोज बाद आएगा, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। उसकी रिहाइश कहाँ है, ओवर, इमरान ने पूछा। उस नदपुरा मोहल्ले में ही है, लेकिन उसके मकान को ताला लगा हुआ है, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। क्या वो अकेला रहता है? उसके वालिदैन या बीवी बच्चे या दूसरे रिश्तेदार नहीं है, ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बताया गया है कि वो अकेला रहता है, एक कमरा है, उसके साथ और भी बहुत से कमरे हैं जिनमें मजीद लोग रहते हैं, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन जो धंधा वो करता है उस लिहाज से तो उसे खासा अमीर होना चाहिए, ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। धंधा? कैसा धंधा बॉस?
वो तो आम सा थर्ड क्लास टाइप गुंडा है बॉस। ओवर, टाइगर ने हैरान होकर कहा। वो उड़िया वीडियो फिल्मों के लिए लड़कियां अगवा करके सप्लाई करता है और जाहिर है ये काम लाखों में होता होगा। ओवर, इमरान ने कहा। ओ बॉस, क्या आपकी मुलाकात भी शम्स से हो चुकी है? लेकिन उसने तो उस विक्टर का नाम ही लिया। ओवर, टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान और उसके साथ साथ ब्लैक जीरो भी बेख्तियार चौंक पड़ा। शम्स, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन शम्स? ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो टाइगर ने सुपर क्लब में शम्स से मुलाकात होने से लेकर जिम्मी और किंग मार्थर की मौत तक की सारी तफसील दोहरा दी। ओ, तो इस संगीन जुर्म की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। लेकिन मुझे तो फौरी तौर पर वो लोग चाहिए जो ऐसी लड़कियों के खरीदार हैं, क्योंकि एक लड़की उनसे फौरी बरामद करानी है। ओवर, इमरान ने कहा। कौन सी लड़की बॉस? ओवर, इस बार टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और जवाब में इमरान ने फोर्ट टाउन में चौहान के जख्मी होने से लेकर सलामों के खात्मे के बारे में बता दिया। फिर तो बॉस वाकई इस लड़की की फौरी बरामदगी जरूरी है और उसके लिए विक्टर को ट्रेस करना जरूरी है। ओवर, टाइगर ने कहा। हाँ, इस लड़की की बरामदगी में जितनी भी देर होगी उतना ही उसके हक में बुरा होगा। ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं फौरी इस पर काम करता हूँ। ओवर, टाइगर ने कहा। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसे ट्रेस करो या उसके किसी ऐसे दोस्त या साथी को ट्रेस करो जो इस धंधे में मुलविस हो, क्योंकि जाहिर है वो अकेला तो ये काम नहीं करता होगा। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। अगर विक्टर मिल जाए या उसका कोई आदमी जो इस बारे में हतमी मालूमात मुहैया कर सके तो उसे उठाकर राना हाउस ले आना ताकि उससे तफसीली मालूमात हासिल करके उस लड़की को फौरी बरामद किया जा सके। ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी। जोसेफ, मैं दानिश मंजिल से बोल रहा हूँ। टाइगर अगर किसी को लाए तो मुझे यहाँ फोन कर देना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चौहान स्पेशल अस्पताल के खुसूसी कमरे में मौजूद था और उसके पास सिद्दीकी, नुमानी और खावर मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान भी उसे पूछने आए थे, लेकिन वो सब पूछकर चले गए। लेकिन ये तीनों चौहान के पास ही रुक गए थे। चौहान, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? वो लड़की कौन होगी और वो लोग जिन्होंने उसे पकड़ा और तुम पर फायरिंग की वो कौन हो सकते हैं? सिद्दीकी ने कहा। जाहिर है बदमाशी होंगे, और कौन होंगे? चौहान ने कहा। क्या वो लड़की शहरी थी या देहाती? सिद्दीकी ने पूछा। देहाती थी, उसका लिबास और अंदाज ही देहाती था, चौहान ने जवाब दिया। और वो लोग जिन्होंने तुम पर फायरिंग की? सिद्दीकी ने पूछा। वो थर्ड क्लास गुंडे थे, लेकिन बहरहाल थे वो शहरी, देहाती गुंडे नहीं थे, चौहान ने जवाब दिया। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक लड़की को सिर्फ छुड़ाने के लिए किसी आदमी पर फौरी फायरिंग नहीं की जाती। फिर वो थर्ड क्लास बदमाश थे और उनकी तादाद भी ज्यादा थी, तो वो तुमसे लड़ने की कोशिश करते। इस अचानक फायरिंग और वो भी मशीन पिस्टल से, ये फायरिंग बता रही है कि मामला आम बदमाशों का नहीं था। लेकिन तुम कह रहे हो कि लड़की देहाती थी, ये बात समझ में नहीं आ रही, सिद्दीकी ने कहा। इमरान साहब ने लाजमन वहाँ तहकीकात की होंगी, हो सकता है कि वो किसी नतीजे पर पहुंच गए हो, चौहान ने कहा। मैंने डॉक्टर साहब के ऑफिस से उनके फ्लैट पर और राना हाउस दोनों जगह फोन किया है, लेकिन वो कहीं नहीं है, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये मामला किस टाइप का हो सकता है? खावर ने कहा। मेरा ख्याल है कि कोई गहरा चक्कर भी हो सकता है, लेकिन कोई बात वाजे नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि मैं खुद वहां जाऊं और इस बारे में मालूमात हासिल करूं, सिद्दीकी ने कहा। क्या जरूरत है, अल्लाह ताला ने करम कर दिया है कि उसने जिंदगी बचा ली है, यही काफी है, चौहान ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब इस सिलसिले में ही मसरूफ होंगे, इसलिए क्यों न चीफ से बात की जाए, नुमानी ने कहा। नहीं, चीफ इस किस्म के मामलात में दिलचस्पी नहीं लिया करता और अभी कोई बात वाजिब भी नहीं है, इसलिए उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं है, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। एक बात मुझे याद आ रही है। ओह हाँ, मेरे जहन से बात ही मऊ हो गई थी। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे याद आ रहा है, जब मुझ पर फायरिंग की गई तो एक आदमी ने चीख कर कहा था कि ये क्या कर दिया तुमने विक्टर? तो उस फायरिंग करने वाले ने कहा था कि फिक्र मत करो, सलामो ये सब कुछ संभाल लेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि सलामो उस इलाके का कोई बड़ा बदमाश होगा, उसको अगर ट्रेस किया जाए तो असल बात सामने आ जाएगी, चौहान ने कहा। फोर्ट टाउन में एक आदमी मेरा वाकिफ है, वो वहाँ जनरल स्टोर का मालिक है, शायद वो सलामों के बारे में जानता हो, अचानक खावर ने कहा। जनरल स्टोर का मालिक, लेकिन वो तुम्हारा वाकिफ कैसे हो गया? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। जिस फ्लैट में 2 माह पहले मैं रहता था, उसका भाई साथ वाले फ्लैट में रहता था और वो उससे मिलने आता था, तो उससे मुलाकात हो गई थी। खासा दिलचस्प आदमी था, उससे अक्सर मुलाकात रहती थी। उसने मुझे बाकायदा दावत दी थी फोर्ट टाउन आने की, लेकिन जाहिर है मेरे पास उतना वक्त ही न था। उसने अपना फोन नंबर बताया था। 1 मिनट, मुझे याद करने दो।
खावर ने कहा और उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, मैं उसे फोन करता हूँ, शायद कोई बात मालूम हो जाए। खावर ने कहा, यहाँ फोन मंगवा लो। चौहान ने कहा तो खावर ने इस बात में सर हिलाया और उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। मैंने कह दिया है अभी कार्डलेस फोन आ जाता है, खावर ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम कार्डलेस फोन पीस उठाए अंदर आया और खावर ने उससे फोन पीस ले लिया। उसमें लाउडर का बटन भी मौजूद था। खावर ने इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए और फिर इंक्वायरी ऑपरेटर से फोर्ट टाउन का कोड नंबर पूछा और फिर उसने क्रीडल दबा दिया और टोन आने पर उसने कोड नंबर और फिर फोन नंबर प्रेस कर दिए। लाडो जनरल स्टोर। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। लाउडर की वजह से आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी। अब्दुल गफूर साहब, मैं खावर बोल रहा हूँ, दारुल हुकूमत से, खावर ने कहा। ओ खावर साहब, आप बड़े अरसे बाद याद किया है आपने। आप तो फ्लैट भी छोड़ गए हैं और आपने अपना पता भी ना बताया था। कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से इंतहा मुखलिसाना लहजे में कहा गया। बस दूसरे फ्लैट की वजह से ऐसा हुआ है, आप बताए, ठीक है ना? खावर ने कहा। जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आप फरमाइए, कैसे याद फरमाया है? कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया। फोर्ट टाउन में एक साहब सलामू रहते हैं, उनका फोन नंबर मालूम करना था, खावर ने कहा। सलामू का फोन नंबर? ओ, लेकिन उसे तो कत्ल कर दिया गया है। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। कत्ल कर दिया गया है, क्या मतलब? खावर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी शौहरत ठीक नहीं थी। रात को उसके डेरे में किसी ने उसे और उसके खास आदमी हशमों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, अब्दुल गफूर ने कहा। रात को? गुज़िश्ता रात को? खावर ने चौंक कर कहा। जी हाँ, रात को, अब्दुल गफूर ने जवाब दिया। उसका धंधा क्या था? खावर ने कहा। बदमाश आदमी का क्या धंधा होता है जनाब? वो इस इलाके का बड़ा बदमाश था। तमाम जुराइम उसकी सरपरस्ती में होते थे, अब्दुल गफूर ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो वहाँ उसका पूरा गैंग होगा, खावर ने कहा। नहीं, गैंग तो नहीं, अलबत्ता चंद लोग उसके पास थे। अलबत्ता उसका ज्यादा वक्त दारुल हुकूमत में ही गुजरता था, अब्दुल गफूर ने जवाब दिया। क्या दारुल हुकूमत में उसका किसी खास ग्रोह से राब्ता था? खावर ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं है खावर साहब, मैं तो ऐसे आदमियों के करीब भी नहीं जाता। अलबत्ता एक बार मैंने उसे दारुल हुकूमत में शबिस्तान होटल में देखा था और उसने मुझे बताया था कि इस होटल का मैनेजर उसका गहरा दोस्त है, इसलिए मैं उससे मजबूरन मिला था। मैं उसी होटल में अपने एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ था, अब्दुल गफूर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, बहरहाल मेरे एक दोस्त ने उसका रेफरेंस दिया था कि वो फोर्ट टाउन के इलाके की प्रॉपर्टी फरोख्त करता है। मैं इस सिलसिले में उससे मिलना चाहता था, लेकिन अब तो मामला ही खत्म हो गया। बहरहाल शुक्रिया, खुदा हाफिज, खावर ने कहा और फोन ऑफ करके उसने उसे मेज पर रख दिया। सलामों को किसने हलाक किया होगा? सिद्दीकी ने कहा। अब क्या कहा जा सकता है? खावर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि इस शबिस्तान होटल के मैनेजर को टटोला जाए। अचानक खावर ने कहा। क्या मतलब? किस पॉइंट पर बात की जाए? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। हाँ, ये बात तो है, हमारे पास कोई वाज़ेह बात ही नहीं है, नोमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में हम सब चौहान की वजह से परेशान हो रहे हैं और लाशऊरी तौर पर उसका इंतकाम लेना चाहते हैं, वरना मसला कोई नहीं है, सिद्दीकी ने कहा और इस बार चौहान समेत सब हंस पड़े। तुम्हारा ये खुलूस देखकर तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोजाना जख्मी होता रहूं, चौहान ने कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो सब चौंक पड़े। सिद्दीकी ने फोन पीस उठा लिया। सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सिद्दीकी ने बटन ऑन करते हुए कहा। इमरान साहब की कॉल है, वो चौहान के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे मालूम था कि फोन पीस कमरे में है, इसलिए मैंने कॉल मिला दी है, आप बात कर ले। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की मखसूस शगुफ्ता आवाज सुनाई दी। इमरान साहब, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सिद्दीकी ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम भी चौहान की तरह जख्मी हुए हो? ओ, कहीं डॉक्टर सिद्दीकी ने जख्मी दिलों का अस्पताल तो नहीं खोल लिया? इमरान ने चौंक कर पूछा और सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं, खावर और नुमानी चौहान के पास रुक गए थे। मैंने आपके फ्लैट पर और राना हाउस फोन किया, लेकिन आप कहीं ना मिले, सिद्दीकी ने कहा। क्या मतलब? कि ये तीमारदारी इस कदर पसंद आ गई है कि तुम मुझे भी किसी अस्पताल में दाखिल कराना चाहते थे, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, बल्कि मैं ये पूछना चाहता था कि चौहान को वहाँ किन लोगों ने जख्मी किया है। आप चूंकि वहाँ गए थे, इसलिए मुझे यकीन था आपने इस बारे में कोई ना कोई बात लाजमन मालूम की होगी, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, वो एक बदमाश सलामू था। उसके आदमियों ने चौहान को जख्मी किया था और एक नजदीकी बस्ती के एक गरीब आदमी की लड़की अस्मा को उन्होंने अगवा किया था और उस लड़की के सिलसिले में ही चौहान पर फायरिंग की गई थी, इमरान ने कहा। ओ, तो सलामू और उसके आदमी को आपने हलाक किया है, सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। ओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? क्या तुम वहाँ गए थे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सिद्दीकी ने उसे बताया कि चौहान को याद आ गया था कि उस पर फायरिंग करने वाले को किसी ने विक्टर के नाम से पुकारा था
और फिर सलामों का नाम भी लिया गया था। और उसके बाद खावर ने वहाँ अपने एक वाकिफकार से फोन पर बात की तो पता चला कि सलामो और उसके आदमी को हलाक कर दिया गया है। हाँ, ये इंतहाई मकरूर सिफत मुजरिम है। ये एक ऐसे जुर्म में मुलविस है कि शायद ऐसे जुर्म का आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, क्या उस देहाती लड़की के अगवा के बारे में बात कर रहे हैं आप? सिद्दीकी ने कहा, हाँ, और ये सिर्फ आम से अगवा का मसला नहीं है, बल्कि उस लड़की को इसलिए अगवा किया गया है ताकि वीडियो पर बनाई जाने वाली उड़िया फिल्मों में उसे जबरदस्ती इस्तेमाल किया जाए। इमरान ने कहा तो सिद्दीकी के साथ साथ बाकी साथी हत्ता के चौहान भी बेख्तियार उछल पड़ा। ओ वेरी बैड, ये कैसे हो सकता है ऐसा जुर्म? ये तो नंग इंसानियत जुर्म है। सिद्दीकी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, हाँ, अब पहला मसला तो उस लड़की की फौरी बरामदगी है, लेकिन सलामो ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो ट्रेस नहीं हो रहा। वही विक्टर जिसने चौहान पर फायरिंग की थी वो सप्लायर है। टाइगर उसे तलाश कर रहा है और मुझे यकीन है कि वो जल्दी उसे ट्रेस कर लेगा और उससे बात आगे बढ़ेगी। इमरान ने कहा, वो कहाँ रहता है? आप मुझे तफसील बताएं इमरान साहब। ये तो 4 स्टार्स का केस बनता है। हम उस लड़की को भी बरामद करेंगे और इसके बाद मकरू किरदारों का भी खात्मा करेंगे। सिद्दीकी ने कहा, ठीक है, अगर टाइगर ने उसका सुराग लगा लिया तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो सिद्दीकी ने फोन ऑफ करके फोन पे रख दिया। ऐसे नंग इंसानियत जुर्म भी करते हैं लोग, मुझे तो सोच कर ही झुरझुरी आ जाती है। खावर ने कहा, हाँ, न जाने माशरे में क्या क्या हो रहा है। बहरहाल चौहान तुम्हें जख्मी होकर तकलीफ तो उठानी पड़ी है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी वजह से इस नंग इंसानियत और खतरनाक जुर्म का किला कुमा होगा। ये भी तुम्हारा क्रेडिट होगा। सिद्दीकी ने कहा तो चौहान के चेहरे पर यकलत मसरत के तासुरात उभर आए। टाइगर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ एक आम से होटल में दाखिल हुआ। होटल का हॉलनुमा कमरा मंशियात की बू से भरा हुआ था। यहाँ इंतहाई थर्ड क्लास गुंडे मौजूद थे। ये होटल नतपुरा के मुलायका मोहल्ले का एक आम सा होटल था और उसका मालिक दिलबर नामी एक आदमी था। टाइगर को बताया गया था कि दिलबर विक्टर का गहरा दोस्त है और विक्टर के बारे में दिलबर को सब कुछ मालूम होगा। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया, जिसके पीछे एक पहलवान नुमा आदमी खड़ा था। उसका सर गंजा था और चेहरे पर खबासत दूर से ही नुमाया नजर आ रही थी। टाइगर ने जींस की पतलून और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और उसने गले में सुर्ख रंग का रुमाल बांधा हुआ था। थर्ड क्लास गुंडों की ये आम निशानी थी और टाइगर इस वक्त चूंकि अपने आप को उनका साथी जाहिर करना चाहता था, इसलिए उसने खुसूसी तौर पर यह सुर्ख रुमाल बांधा था। उसे मालूम था कि ये लोग वरना हर बात से साफ मुकर जाएंगे। तुम्हारा नाम दिलबर है? टाइगर ने उस पहलवान नुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मेरा नाम दिलबर है। तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें इस इलाके में कभी नहीं देखा। उस पहलवान ने कदरे सख्त लहजे में कहा।